So if we talk about how can authorities better regulate explosive materials, सबसे पहले let us look at the legislative overhaul. तो 2025-26 की अगर हम बात करें तो रेगुलेट एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हमारे पास क्या रेगुलेशंस हैं उसको हम देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमको देखने को मिला जहाँ पे कि 141 ईयर्स ओल्ड एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 इसको रिप्लेस कर दिया गया विद द एक्सप्लोसिव रेगुलेशन बिल 2025। तो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को बेटर रेगुलेट करने के लिए 141 ईयर्स ओल्ड एक्सप्लोजिव एक्ट जो 1884 का था उसको रिप्लेस कर दिया गया विद द एक्सप्लोजिव्स रेगुलेशन बिल 2025। सो द की इम्प्रूवमेंट्स इट इंक्लूड एनहेंस्ड पेनाल्टीज। तो पेनाल्टी बढ़ा दिया गया है। तो जो अभी एक्सप्लोजिव एक्ट को हमने अपडेट किया है, रिप्लेस किया है विद द न्यू एक्सप्लोजिव रेगुलेशन बिल 2025, उसके तहत द की इम्प्रूवमेंट इज द एनहेंस्ड पेनल्टी वेरिन so it introduces heavy fines and mandatory imprisonment for unauthorized possession or transport। तो अगर किसी के पास अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया जाता है या एक्सप्लोजिव मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो पेनल्टी बढ़ा दी गई। दूसरा जो की इंप्रूवमेंट है दैट इज द साइंस बेस्ड क्लासिफिकेशन। सो द न्यू बिल इट स्टैंडर्डाइजेस हाउ एक्सप्लोजिव्स आर कैटेगराइज्ड based on modern chemical risk rather than outdated definitions। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट है, साइंस बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो अब नया जो एक्सप्लोजिव रेगुलेशन बिल है उसके तहत एक्सप्लोजिव मटेरियल का डेफिनेशन को बदल दिया गया है। नाउ द explosives will be categorized based on the chemical composition of the explosive based on the modern chemical risk rather than outdated definitions। So that is the science based classification। Then we have digital integration। So the new bill it mandates digital licensing and linking all transactions to national security databases to flag suspicious bulk purchases, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड अलर्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर किसी को भी एक्सप्लोजिव मटेरियल के साथ डील करना है तो ही शुड हैव अ डिजिटल लाइसेंस। डिजिटल लाइसेंस इज मैंडेटरी एंड ऑल्सो ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द एक्सप्लोजिव मटेरियल की जो भी लेवा बेची होगी, जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस में रजिस्टर किया जाएगा, जिससे कि बहुत इजीली सस्पिशियस बल्क परचेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड अलर्ट्स को भी, सो दैट रियल टाइम में सस्पिशियस बल्क परचेजेस को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रैक करके अलर्ट करा जा सकता है। सो दैट्स अ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स हमको देखने को मिल रही है इन द अपडेटेड द लेटेस्ट एक्सप्लोजिव रेगुलेशन बिल ऑफ 2025। पहला तो है एनहेंस्ड पेनाल्टीज, जहाँ पे कि अगर किसी के पास अनऑथराइज तरीके से एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो पेनाल्टी बढ़ा दी गई। दूसरा है साइंस बेस्ड क्लासिफिकेशन wherein the explosives are categorized based on the modern chemical risk rather than outdated definitions। एंड तीसरा है डिजिटल इंटीग्रेशन, जहाँ पे कि डिजिटल लाइसेंसिंग को मैंडेट कर दिया गया है एंड जो भी लेवा बेची होगी डिजिटल लाइक एक्सप्लोजिव मटेरियल्स की उसको नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस में रजिस्टर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत इजीली रियल टाइम में सस्पिशियस बल्क परचेजेस को ट्रैक करके एक्शंस लिया जा सकता है। टाइटर कंट्रोल्स ऑन अमोनियम नाइट्रेट। तो लेट अस सी कि हाउ वी कैन लाइक enforce tighter controls on ammonium nitrate, because we already know that ammonium nitrate
when it is mixed with any fuel, it can be very explosive. And ammonium nitrate, it remains the most common material used in Indian IEDs due to its wide availability in mining and construction. तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो भारत में आप कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन मटेरियल है यूज्ड इन एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। एंड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का हम यूज करते हैं इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में काफी एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, जिसकी वजह से अमोनियम नाइट्रेट को हम पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का यूज करा जाता है इन द माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हम अमोनियम नाइट्रेट को सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं। एंड हाउ वी विल बी डूइंग इट, सो लेट अस लुक एट सम रीसेंट रेगुलेटरी अपडेट्स। अगर हम 2025 के संदर्भ में देखें, रीसेंट रेगुलेटरी अपडेट्स टू रेगुलेट अमोनियम नाइट्रेट, सबसे पहला है मैंडेटरी बैगिंग। मैंडेटरी बैगिंग का मतलब ये होता है कि जो भी अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट होगा, ऑल इंपोर्ट्स मस्ट बी बैग्ड फॉर्म rather देन लूज बल्क। मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट को तो कोई लूज में सेल कर ही नहीं सकता है। अगर कोई सेल कर रहा है तो इट इज इलीगल। मतलब जो भी अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट होगा वो बैग के फॉर्म में होगा, बोरे के फॉर्म में होगा, जैसे बोरा होगा। लूज फॉर्म में इंपोर्ट को प्रोहिबिट कर दिया गया है। सो दैट इज द मैंडेटरी बैगिंग। ये भी एक काफी अच्छा कदम है टू रेगुलेट अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है दैट इज द ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स। ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स, इसके तहत लाइसेंसेस मस्ट नाउ रिटेन सेल्स एंड मूवमेंट रिकॉर्ड्स फॉर 10 फाइनेंशियल ईयर्स। तो ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि जिन्होंने भी अमोनियम नाइट्रेट का ट्रेड करने का लाइसेंस लिया है, उनको 10 साल का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सेल्स एंड मूवमेंट रिकॉर्ड्स, इट इज मैंडेटरी। पहले ये 5 साल था। पहले सिस्टम ये था कि जिनके पास भी अमोनियम नाइट्रेट का ट्रेड करने का लाइसेंस था, उनको 5 साल तक सेल्स एंड मूवमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था। अब उसको 10 साल कर दिया गया है। सो अप टू 10 फाइनेंशियल ईयर्स लाइसेंसेस मस्ट नाउ रिटेन सेल्स एंड मूवमेंट रिकॉर्ड्स। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट स्टोरेज डिस्टेंसेस। इसका मतलब ये है कि रेगुलेशंस नाउ रिक्वायर अमोनियम नाइट्रेट एट पोर्ट्स टू बी मूव्ड टू स्टोरेज फैसिलिटीज एटलीस्ट 500 मीटर अवे फ्रॉम द पोर्ट एरिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अभी सरकार ने ये मैंडेट कर दिया है कि जो भी पोर्ट्स होंगे जहां से अमोनियम नाइट्रेट आपका इंपोर्ट होता है, वहां पे बफर जोन बनाना कंपलसरी है। लाइक वो बफर जोन जो स्टोरेज होगा वो 500 मीटर की रेंज में होना चाहिए। तो पोर्ट के 500 मीटर की रेंज में इट्स कंपलसरी टू हैव अ स्टोरेज विच वी आर कॉलिंग इट लाइक द बफर जोन। ये बहुत ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा नहीं करने पे अगर हम उसको ऐसे ही डंप कर दें, लाइक लेट अस सपोज भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट किया गया, उसको अगर ढंग से हमने हैंडल नहीं किया तो चोरी हो सकता है, वो चोरी हो सकता है, या फिर एक्सप्लोजन भी उसका हो सकता है, जो कि हमने देखा था। बेरोट एक्सप्लोजन की अगर आप बात करें तो वहां पे ऐसी घटना घटी कि पोर्ट में ही वो एक्सप्लोड हो गया। तो एक बार जब पोर्ट में अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट हो जाता है तो उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रिक्ट स्टोरेज डिस्टेंसेस, तो ये एक मैंडेट किया गया है कि 500 मीटर के अंदर स्टोरेज फैसिलिटी बनाना कंपलसरी है। तो हमने तीन बहुत महत्वपूर्ण कदम देखे जो कि सरकार ने उठाए हैं टू रेगुलेट दी अमोनियम नाइट्रेट। तो पहला है मैंडेटरी बैगिंग, जहाँ पे कि जो भी अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट होता है वो बोरे के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब बोरे में भर भर के, बोरी के अंदर भर भर के होना चाहिए। इट मस्ट बी बैग्ड फॉर्म rather देन लूज बल्क। सेकेंड है ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स, जिसके तहत जिनको भी लाइसेंस मिला है
अमोनियम नाइट्रेट का ट्रेड करने का, दे हैव टू मेंटेन द सेल्स एंड मूवमेंट रिकॉर्ड्स अप टू 10 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उनको रखना कंपलसरी है। एंड जितने भी पोर्ट्स हैं जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट किया जाता है, वहां पे बफर जोन बनाना कंपलसरी है। 500 मीटर के अंदर स्टोरेज, लाइक बफर एरिया बनाना इज कंपलसरी। So this is the tighter controls on ammonium nitrate. Advanced surveillance and monitoring. So to counter white collar terror modules. So what are white collar terror modules? White collar terror modules are basically educated professionals who can bypass traditional red flags. तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का मतलब ये होता है कि जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। जब डॉक्टर्स इंजीनियर्स टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर टेररिज्म करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स। यहाँ पे जिहादी या वो लोग इन्वॉल्व नहीं है, rather educated professionals are involved in carrying out terror activities. So that is the white collar terrorism. So to counter white collar terror modules, authorities are adopting new tactical measures. क्योंकि ये एक बहुत चिंता का विषय है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म इज लाइक अ वेरी सीरियस इशू इन फ्रंट ऑफ अस, बिकॉज आप इमेजिन करो कि अगर एजुकेटेड प्रोफेशनल्स टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए तो ये कितना हानिकारक हो सकता है। क्योंकि पहले तो वो हाईली स्किल्ड है, जिस भी प्रोफेशन में वो हैं उसमें वो हाईली स्किल्ड है, एंड दे कैन बी वेरी डेंजरस। तो उस उनके खिलाफ जंग जो है, तो सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एडवांस्ड सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग टू काउंटर द व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स। एंड सरकार ने दे आर अडॉप्टिंग न्यू टैक्टिकल मेजर्स लाइक एंड टू एंड ट्रैकिंग। एंड टू एंड ट्रैकिंग के तहत, लाइक इट इज द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूजिंग जीपीएस and mandatory armed escorts for consignments passing through sensitive और notified areas। क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को रेगुलेट कर सकें। अब वाइट कलर टेररिज्म हमको देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट में अटैक हुआ, एक्सप्लोजन, नवंबर 2025 में रेड फोर्ट के पास। वहाँ वहाँ पे भी वाइट कलर टेरर मॉड्यूल ने वो चीज़ कराई थी। राजस्थान में, लाइक जनवरी 2026 में राजस्थान में टोंक डिस्ट्रिक्ट में भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया गया। तो उसके खिलाफ जो जंग है, तो सरकार ने कुछ एडवांस्ड सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग मेथड्स अपनाए हैं। तो पहला है एंड टू एंड ट्रैकिंग, जिसके तहत जो भी व्हीकल, जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा टू टू ट्रांसपोर्ट द अमोनियम नाइट्रेट, उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग करी जाएगी। कैसे करी जाएगी? उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जीपीएस लगाया जाएगा, एंड ऑल्सो आर्म्ड एस्कॉर्ट्स। उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में 2-3 सिपाही या आर्म्ड एस्कॉर्ट भी रखे जाएंगे टू प्रोटेक्ट द कंसाइनमेंट थ्रू सेंसिटिव और नोटिफाइड एरियाज। तो जब भी वो, क्योंकि बात ऐसी है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, अगर किसी ने उसको हाईजैक कर लिया तो वो बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को चुरा सकते हैं, एंड उसको फिर वो इलीगल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एंड टू एंड ट्रैकिंग के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जीपीएस लगाया जाएगा, एंड मैंडेटरी आर्म्ड एस्कॉर्ट्स फॉर कंसाइनमेंट्स पासिंग थ्रू सेंसिटिव और नोटिफाइड एरियाज। दूसरा है वेरिफिकेशन बेस्ड स्टैंडर्ड्स। सो न्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिविजन्स जून 2025, it requires advanced instrumental testing, that is ICP-MS, ion chromatography, to ensure the chemical signature of legally sold material is documented for future forensic matching। तो वेरिफिकेशन बेस्ड स्टैंडर्ड भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत
सो वेरिफिकेशन बेस्ड स्टैंडर्ड एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है टू रेगुलेट द एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिसके तहत न्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिवीजन जून 2025 इट रिक्वायर्स एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग। So, and that testing involves the ICP-MS and ion chromatography to ensure the chemical signature of legally sold material is documented for future forensic matching। तो देखो, कहने का मतलब ये है इसका, जैसे जो भी अमोनियम नाइट्रेट हमने इंपोर्ट किया जो लीगल है, उसकी हम एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग करते हैं। एंड एक तरीके का एक हम फिंगरप्रिंट, मतलब उसकी क्वालिटी हम एसेस करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल सिग्नेचर। हमने उसकी प्रॉपर्टीज को देखा, मतलब यूजिंग सम एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग लाइक आईसीपीएमएस, आयन क्रोमेटोग्राफी, एंड हमने केमिकल सिग्नेचर उसको असाइन कर दिया। अब अगर हमको कोई मार्केट में एक ऐसा अमोनियम नाइट्रेट मिलता है जिसका केमिकल सिग्नेचर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी ऑथराइज्ड अमोनियम नाइट्रेट, इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि मार्केट में स्मगलिंग हो रही है अमोनियम नाइट्रेट की, मतलब इलीगल तरीके से अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरिफिकेशन बेस्ड स्टैंडर्ड, जिसके तहत जो अथोराइज्ड अमोनियम नाइट्रेट है जो भारत इंपोर्ट करता है, जो अलग अलग सैंपल्स, उसको एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग लाइक आईसीपीएमएस, आयन क्रोमेटोग्राफी, इसका यूज करके केमिकल सिग्नेचर हम उसका कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे। एंड अगर मार्केट में उन केमिकल सिग्नेचर्स के अलावा कोई दूसरा केमिकल सिग्नेचर हमको मिलता है, इट प्रूव्स दैट देयर एग्जिस्ट सर्टेन अमोनियम नाइट्रेट विच इज बिन इलीगली ट्रेडेड, एंड उस पे फिर सख्त कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो वेरिफिकेशन बेस्ड स्टैंडर्ड्स। वेंडर रिपोर्टिंग। वेंडर रिपोर्टिंग to better regulate explosive materials, how vendor reporting will play the role. Let us look at it. So, authorities, they are mandating that vendors, vendors मतलब जो अमोनियम नाइट्रेट ट्रेड कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस है अमोनियम नाइट्रेट को ट्रेड करने का, सो अथॉरिटीज आर मैंडेटिंग दैट वेंडर्स रिपोर्ट लार्ज परचेजेस by individuals or industrial entities डायरेक्टली टू लोकल पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट्स। तो वेंडर रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि जो वेंडर्स जो अमोनियम नाइट्रेट का ट्रेड कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस है, अगर उनके पास बहुत बल्क डिमांड आती है, मतलब कोई अगर उनसे बहुत लार्ज क्वांटिटी में अगर अमोनियम नाइट्रेट परचेज कर रहा है, सो वेंडर शुड रिपोर्ट इट टू द लोकल पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट्स। इससे क्या होगा कि पुलिस तहकीकात कर सकती है कि उसने इतने बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट क्यों लिया, क्यों परचेज किया। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल स्टेप, वेंडर रिपोर्टिंग, जिसके तहत अथॉरिटीज आर मैंडेटिंग दैट वेंडर्स should report the large purchases by individuals or industrial entities directly to the local police intelligence units. So these are some very important advanced surveillance and monitoring to better regulate explosive materials. Operational safety and coordination to better regulate explosive materials। तो अगर हम ऑपरेशनल सेफ्टी एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो नवंबर 2025 का जो इंसिडेंट है रेड फोर्ट के पास, जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, इट एक्सपोज्ड गैप्स इन हाउ सीज एक्सप्लोजिव्स आर हैंडल्ड। सो द न्यू प्रोटोकॉल्स रिक्वायर रेंडर सेफ फर्स्ट। रेंडर सेफ फर्स्ट, इसके तहत ऑल रिकवर्ड मटेरियल्स मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड by a bomb disposal squad before being moved for forensic examination to prevent accidental panicked detonations। तो आइडिया ऐसा है कि जैसे ही अगर जो अथॉरिटीज है, इफ दे सीज द अमोनियम नाइट्रेट और एनी अदर एक्सप्लोजिव,
अगर वो एक्सप्लोजिव मटेरियल को सीज करते हैं तो ऑल द रिकवर्ड मटेरियल इट मस्ट बी फर्स्ट न्यूट्रलाइज बाय अ बॉम्ब disposal squad before being moved for further forensic examination to prevent accidental panicked detonations. So that is the safe first approach. To better regulate explosive materials, render safe first approach is so under the render safe first approach, what we do is we first neutralize the all the recovered materials via a bomb disposal squad before moving that material for forensic examination. And in this way, we can prevent accidental panicked detonations. Specialized transport. So to better regulate explosive materials, we can make use of the specialized transport wherein जो seized explosives हैं, it must only be moved in dedicated wood-lined explosive vans. This is very important. Designed to prevent static electricity sparks rather than ordinary police vehicles. तो कहने का मतलब ये है कि जो सीज्ड एक्सप्लोजिव्स है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है हम नॉर्मल ऑर्डिनरी पुलिस व्हीकल्स में नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि ऑर्डिनरी पुलिस व्हीकल में घर्षण की वजह से जो इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट होता है वो काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो जब इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर इन एक्सप्लोजिव मटेरियल के कांटेक्ट में आ गया so it can be very dangerous. So that's why there is a need for a specialized transport. So to better regulate explosive materials, the seized explosives, they must be transported in a specialized transport vehicle which should be wood lined explosive vans. जो लकड़ी मतलब उसका जो इंटीरियर है वो लकड़ी से बना होना चाहिए। इससे क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी स्पार्क है वो उत्पन्न नहीं होगा एंड एक्सप्लोजिव विल बी वेरी सेफली दे विल बी ट्रांसपोर्टेड। नेशनल काउंटर आईईडी पॉलिसी। नेशनल काउंटर आईईडी पॉलिसी। सो टू बेटर रेगुलेट एक्सप्लोजिव मटेरियल्स वी हैव नेशनल काउंटर आईईडी पॉलिसी, जिसके तहत सो it is basically a proposed unified policy which aims to streamline responsibilities between central agencies like the National Investigative Agency NIA and state police local intelligence units to ensure intelligence on missing explosives is shared instantly. तो तो कहने का मतलब ये है कि नेशनल काउंटर आईडी पॉलिसी के तहत टू बेटर रेगुलेट एक्सप्लोजिव मटेरियल, this unified policy, it aims to better coordinate, to establish or streamline the better coordination between the central agencies and the state police local intelligence units. And उसका पर्पस ये है to ensure intelligence on missing explosives is shared instantly. लाइक अगर सेंट्रल एजेंसी को दिखता है कि कुछ एक्सप्लोजन मिस हो गए, मतलब गायब हो गए, तो वो फिर लोकल इंटेलिजेंस पुलिस से इंस्टेंटली कम्युनिकेट करके फाइंड कर सकते हैं। So this coordination is very important between the central agencies and the state police local intelligence units. And national counter IED policy is something which is working in this direction, which is basically a unified policy which aims to streamline the coordination.